बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका कम्बिनेशन बेटा चैप्टर नंबर 9 के साथ है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएंगे और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल में। बेटा हमारे पास 2 किस्म के सेल इसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर बेटा हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो देन बेटा हम यूज़ करते हैं गैल्वेनिक सेल। अगर बेटा हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल को बेटा वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड वोल्टिक सेल। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें इसी तरह से आपने लाइन अप करके लिखना है। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में बेटा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, यानी जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और उसकी एनर्जी स्टोर रहे, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, वो आपके पास क्या होता है, वोल्टिक सेल। जो भी हमारे पास बैटरीज होती हैं जिसको हम चार्ज अप करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, वो सारे कौन से सेल हैं, वोल्टिक सेल हैं। और जिसके नतीजे में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वोल्टेज देकर केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सोडियम मेटल प्रिपेयर करते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इट्स मीन कि वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन से सेल हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, यानी जिनकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते, किसी ना किसी एनर्जी की वजह से होते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चूँकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, इसलिए ये कौन सा हमारे पास सेल होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वाला। लेकिन बेटा वोल्टिक में चूँकि हम किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं देते और ख़ुद ब खुद केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ऐसा सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यूज़ होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन वोल्टिक सेल में ऐसी कोई एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए उसको बेटा स्पॉन्टेनियस कहते हैं और इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी भी सॉल्ट की ब्रेकडाउन होती है बाय द पासिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन इन द ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पर चूँकि हम वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, एक कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। पर वोल्टिक में यही चीज़ जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, एनोड एक्ट करता है एज अ नेगेटिव एंड कैथोड एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव। डाउन सेल जिसमें हम बेटा प्रिपेयर करते हैं सोडियम मेटल को, नेल्सन सेल जिसमें बेटा हम कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं, जिंक एंड कॉपर सेल जो है लेड स्टोरेज बैटरी या सिल्वर ऑक्साइड, जितनी भी बैटरीज होती हैं वो क्या होते हैं, वोल्टिक सेल। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोड एंड कैथोड, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। बैटरी लगाई गई है और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। वोल्टिक सेल में क्या यूज़ होता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जिसके ज़रिए आयंस ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बीकर टू अनदर, यानी ये दोनों बीकर अलग-अलग होते हैं, इनके दरमियान पार्टीशन होती है। इसमें जो एनोड है वो नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर साइन इन्वर्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो यहाँ पे बेटा सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर पार्टीशन होती है, यहाँ पर पार्टीशन नहीं होती। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 2, 1 और 2, 2 सोल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही सोल्यूशन होता है, यानी एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये डिफरेंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया है और इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इसी के आने के चांसेस होते हैं।
उसके बेटा नेक्स्ट है आपके पास कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। और ये वैसे बेटा आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी का फॉर्मूला दिया होता है और आपने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले बेटा आपके पास किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज मेंशन होता है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसकी क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, या उसे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये +1 +2 +3 भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकती हैं वैल्यूज़। तो बेटा जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, ज़ीरो। लाइक बेटा आपके पास हाइड्रोजन है, वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम मैग्नीशियम, ये इंडिविजुअल फ्री स्टेट में है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो है। जब बेटा आपके पास ये आयन की फॉर्म में होंगे, सिंगल एलिमेंट है लेकिन आयन की फॉर्म में है, तो उन पर चार्ज मेंशन होगा। यानी पोटाशियम पर चार्ज क्या है, +1, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। कैल्शियम पे क्या मेंशन है, +2, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। एल्यूमिनियम पर +3, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ब्रोमाइड, उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव -1 है। सल्फ़र पर -2 है। तो ये सारे जो उनके ऊपर चार्ज मेंशन किए गए हैं, ये उनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हैलाइड्स बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन की वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मेटल हैलाइड्स, क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस वजह से हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इनको हम क्या कहते हैं, मेटल हाइड्राइड्स। इस तरह से बेटा ऑक्सीजन का वैसे तो -2 चार्ज होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चेंज, यानी -2 से आपके पास +2 भी हो सकती है इन केस ऑफ द पेरोक्साइड्स। इसके अलावा बेटा हम जब किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि ओवरऑल वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन आयंस की फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तमाम के चार्ज के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। ये बेटा मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए बताऊंगी, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपके पास एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सी है बेटा। उसमें वो कहता है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है किसका, क्रोमियम का। तो बेटा क्लोराइड उसने दिया हुआ है फार्मूले में CrCl3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड होता है बेटा -1। हमने क्रोमियम का निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, इसलिए क्योंकि बेटा क्लोराइड कितने आपके पास 3 हैं। हमने अज्यूम किया क्रोमियम कितना है, x, हमने इसको फाइंड आउट करना है, प्लस इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्लोरीन के 3 हैं, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। चूँकि ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको इक्वल क्या किसके, ज़ीरो के। ये जो मैंने अभी आपको बताई थी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म है, उसको हम किसके इक्वल करते हैं, ज़ीरो के। x -3 आ गया =0, x क्या आ गया, +3, माइनस है उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इस तरह से आपके पास क्रोमियम सल्फेट है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास -2 होता है, सल्फ़र का बेटा आपके पास +6 होता है। हमने क्रोमियम का निकालना है, तो बेटा क्रोमियम के चूँकि यहाँ पे 2 एटम है, इसलिए हम x नहीं, हम 2x लिखेंगे। तो 2x प्लस इसके एटम सल्फ़र के बाहर ब्रैकेट में कितने लिखे हुए हैं, 3, तो हमने 3 लिख दिया। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, हमने +6 लिख दी। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 3 12 लिख दिया, और उसकी ऑक्सीडेशन -2। लेकिन बेटा ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल किसके लिखा, 0 के। 2x प्लस 6 3 18 माइनस 12 2 24 =0। तो बेटा 2x किसके इक्वल आ गया, 24 - 18, तो आपके पास +6 आ गया। हमने 2 को नहीं, x को निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। इस तरह से बेटा आपके पास पोटाशियम क्रोमेट है, इसमें वो कहता है कि आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आप दे सकते हैं इस फार्मूले में पोटाशियम जो है उसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2, तो एक के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ऑक्सीजन का बेटा -2, क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम इसके साथ क्या लिखेंगे, 2 +1, क्योंकि 2 इसके साथ नंबर ऑफ़ एटम, +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हमने फाइंड आउट करना है एक्स। इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के 4, तो हम 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल ये मालिक्यूल भी क्या है न्यूट्रल, तो हम क्या लिखेंगे 0 +2 + x 4 2 8 प्लस माइनस माइनस -8 इज इक्वल टू 0। एक्स फाइंड आउट करना है, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। बेटा इसमें ऐसे सवाल आता होता है कि आपको फार्मूला दिया होता है और आपसे कहा गया होता है कि आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इस तरह से बेटा वो कहता है यहाँ पे भी आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन का चार्ज -2, पोटाशियम का +1, क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्योंकि पोटाशियम के 2 हैं तो हम 2 × क्या लिखेंगे +1 प्लस क्रोमियम के आइटम कितने हैं 2, तो 2x आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं 7, मल्टीप्लाई किया आ जाएगा -2। ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल किसकी इक्वल है न्यूट्रल है, तो हम क्या लिखेंगे 0 +2 + 2x प्लस माइनस माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -14 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। तो आपके पास हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड। बाकी बेटा आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है। मैंने आपको 3 से 4 एग्जांपल्स इसकी दे दी हैं, जहाँ से आपको समझ ना लगे आप वैसे पूछ सकते हैं। ये बेटा सारा आपका एक्सरसाइज का पार्ट है C और D, उसमें सब में इसी तरह से ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर बेटा डिस्क्राइब द जनरल रूल्स फॉर बैलेंसिंग रिडोस इक्वेशन, ये भी नहीं है आपके पास आपके सिलेबस में, ना आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेंशन है। ये बेटा सारा जो टॉपिक है इक्वेशंस को बैलेंस करने वाला, ये आपके टॉपिक में शामिल नहीं है। उसके बाद बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक कंडक्शन का टॉपिक आ जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा कंडक्टर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो आउट कर सकता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर 2 किस्म के होते हैं बेटा, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है। जो मेटल्स होती हैं बेटा, उनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करती है और उसमें कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं होता, तो उसे हम मेटालिक कंडक्शन कहते हैं। लेकिन बेटा आयंस की वजह से, अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो तो मेटालिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें मेटल्स की डेफिनेशन ये होती है कि उनके पास फ्री मूवली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा ना घूम सकते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है। तो ऐसी कंडक्शन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी वो मेटालिक कंडक्शन होगी। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो होती है जो आयंस की मौजूदगी में होती है, कि आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो यानी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं, तो ऐसी कंडक्शन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी वो मेटालिक कंडक्शन, और जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयंस की वजह से होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। यानी ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो आउट करता है, चाहे वो मोल्टन फॉर्म में आप ले रहे हो चाहे सोल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हो, और उसमें जो है वो केमिकल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस हो रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी फॉर एग्जांपल मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया एज अ सोल्यूशन के तौर पर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। हर वो सोल्यूशन या हर वो सब्सटेंस जिसमें से हम इलेक्ट्रिकल करंट को फ़्लो आउट करते हैं और वो आयोनाइज हो जाए, आयंस में तब्दील हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स दे दे, तो वो आपके पास क्या होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो मोस्टली जो है वो हम बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को एज इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन हो रही है, एक होता है आयनाइजेशन प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आयन कंपाउंड अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन। यानी लेड ब्रोमाइड है, वाटर में डिजोल्व हुआ तो लेड आयन और 2 ब्रोमाइड आयन दिए, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हुआ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं आयनाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जब बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं, और वो सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी वो क्या करता है आयनाइजेशन, ब्रेक डाउन करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सोल्यूशन की ब्रेक डाउन हो रही हो, डिकम्पोजिशन हो रही हो, वो प्रोसेस क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। चूँकि ये इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होता है इसलिए हम इसको बेटा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं।
अब इसमें बेटा आपके पास आयनाइजेशन क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा आप इसमें डिफरेंस बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व हो जाए और आयंस में कन्वर्ट हो जाए वो आयनाइजेशन, और ऐसे जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व हो यानी कैथोड एंड द एनोड, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आयनाइजेशन किसी भी ऑपरेटर्स में हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होना ज़रूरी है और इसमें आयंस मौजूद होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द एनोड एंड द कैथोड। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन थ्रू मेटल्स एंड द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मेटल्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटालिक कंडक्शन, आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसमें बेटा मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में वो सॉलिड मोल्टन सॉलिड भी हो सकता है यानी मेल्टेड फॉर्म में, और आपके पास लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। यहाँ पे बेटा जो मेटालिक कंडक्शन है उसमें फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चूँकि ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर चेंज आता है। ये आयनाइजेशन डिक्रीज़ भी हो सकती है और इंक्रीज़ भी हो सकती है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमेशा इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। तो कॉपर वायर में से जो कंडक्शन होगी वो मेटालिक होगी, और किसी भी सॉल्ट कॉपर सल्फेट या किसी भी कंपाउंड में से जो पास आउट होगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 12, उसका पार्ट नंबर क्या है? ए और सी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। जिसमें बेटा मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इनका डिफरेंस बता दिया है। यहाँ पे भी वही चीज़ है और सवाल भी वही बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द वोल्टिक सेल, और इनको कंबाइन क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा ये वाला टॉपिक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।